साथियों नमस्कार। भारत में वर्तमान में बहुत तरह की समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोज़गारी की। बेरोज़गारी का मतलब है कि हमारे पास उन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी जद्दोजहद करना जिससे हमारी जीवन पद्धति गतिमान हो सके और हमारा जो जीवन प्रत्याशा है वह बढ़ सके। भारत में वह बहुत बड़ी मात्रा में एक जनसंख्या है जो जीवन प्रत्याशा के लिए जद्दोजहद कर रही है, जूझ रही है। उसको रोज़गार के साधन नहीं मिल पा रहे हैं जिससे वह अपने दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए और अपने जीवन को आसान, सुखमय और आरामदायक बना सके। आइए हम इस बेरोज़गारी की बातों को समझने के लिए इसके कुछ बिंदुओं पे विचार करते हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आपके और हमारे घर में जब बिजली जाती है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि अरे बिजली चली गई। क्यों गई? क्यों चली गई बिजली? क्यों का मतलब हम उस बिजली जाने के कारण को ढूंढते हैं और अगर वह कारण पता चल जाए कि हमारे घर के तारों में कहीं फॉल्ट है, ट्रांसफार्मर के पास में कोई फॉल्ट है या कहीं कुछ संशोधन कार्य हो रहा है, तो फिर हमें यह एक उम्मीद बन जाती है कि इस कारण के ख़त्म होते ही, इस कारण का समाधान होते ही बिजली हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हम अगर बेरोज़गारी के कारणों को ढूंढ पाएँ तो फिर उस बेरोज़गारी को समाप्त करने के लिए और सबको रोज़गार प्राप्त होने के लिए अवसर तलाशने में आसानी हो जाएगी। चिकित्सकीय पद्धति, उपचारात्मक पद्धति में भी निदान का बहुत बड़ा महत्व है और उस निदान का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। कारण ही निदान का पर्यायवाची है। इसलिए हमें अगर निदान खोजना है तो कारण खोजना होगा। कारण है जो मैं अनुभव कर पाता हूँ, आपका अनुभव कुछ और हो सकता है। पहला कारण है पारंपरिक संस्थानों का समाप्त हो जाना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जिला, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक अपने किसी न किसी विशिष्ट उत्पादकता के कारण प्रसिद्ध था और इसी कारण हम उस स्थान के विशेषता को, महत्व को समझते थे और उस स्थान विशेष को याद रखते थे। कभी सिल्क के कारण बनारस को याद रखते थे, कभी कांच के कारण मुरादाबाद को याद रखते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे स्थान हो सकते हैं, लेकिन वह सारे संस्थान समाप्त हो गए। क्यों समाप्त हो गए हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात बेरोजगारी के का कारण है कौशल का अभाव। कौशल जो है वह व्यक्ति के रोजगार की संभावना को अत्यधिक करता है। अगर हम कौशल संपन्न हैं तो हमारी मांग कहीं भी काम करने के लिए अधिक होगी, जिसको किसी काम करने का ज्ञान नहीं है कैसे करना है उसकी अपेक्षा। तीसरा है दूसरे के कार्य को अच्छा मानने लगना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आजकल देखा जाता है कि हम जिस काम को आसानी से सीख सकते हैं, कर सकते हैं, सीखने और करने की उम्र में, उस उम्र में हमें समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा उन कामों के लिए बाध्य किया जाता है जिनको हमें सीखने समझने में कठिनाई होती है और इससे हमें उसमें कुशलता प्राप्त करने में समस्या होती है। यह भी एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है भौतिक साधनों को जल्दी प्राप्त करने की होड़। आज एक हमारी मानसिकता है कि हम कितनी जल्दी अपने पास उन भौतिक साधनों की कोई इकट्ठा कर पाए जिससे हमारा जीवन अत्यधिक सुखमय हो जाए, अर्थ संपन्न हो जाए। तो जल्दबाजी भी हमारे यहाँ बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। चौथा है सरकार का मशीनीकरण के प्रति लगाव। सरकार की तो मंशा इस समय यही है कि मशीनी युग बन जाए और मशीन का मतलब है कि आदमी को प्रतिस्थापित कर देना, काम करने वाले मानव श्रम को प्रतिस्थापित कर देना। तो मशीनीकरण तो बेरोजगारी को बढ़ावा देगी ही
और अंतिम जो मैं समझता हूँ वह मानव श्रम को कम करने की कोशिश। आम व्यक्ति भी मानव श्रम को कम करने की कोशिश करता है। हम भी सोचते हैं कि हमें थोड़ा आराम मिले, हमें शारीरिक श्रम करने वाला कार्य न करना पड़े। 12 घंटे की जगह हम 8 घंटे ड्यूटी करें, 8 घंटे की जगह 6 घंटे की ड्यूटी करने वाला काम ढूंढ लें। और सरकार भी यही चाहती है मशीनीकरण के द्वारा। तो इन कुछ कारणों के कारण बेरोजगारी हमारे देश में बहुत व्यापक स्तर पे व्याप्त हो गई है। अब जब हम इन कारणों को ढूंढ रहे हैं तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि हमारे पास हमारी जो सामाजिक संरचना पूर्व की थी वह किस प्रकार की थी। तो हम यह देखते हैं कि हमारे समाज में पूर्व में कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग होता था। वे शब्द क्या क्या थे? वे एक व्यक्तियों के परिचायक हुआ करते थे। वे शब्द जो होते थे पूर्व में कुछ स्थानीय कार्य करने वाले व्यक्तियों के परिचायक हुआ करते थे। कई लोग इसको जाति भी कहते हैं, लेकिन मैं जाति नहीं, गुण का परिचायक कहता हूँ। वह गुण उस व्यक्ति में था, इसलिए वह वैसा कहा गया। जैसे एक हलवाहा जो था वह हल चलाने का काम करता था, कृषि कार्य में संलग्न रहता था। उसके पास अपनी कुछ ज़मीनें होती थी, कुछ दूसरों की ज़मीनों में वह काम करता था और अपना श्रम करके अपनी आजीविका पालता था। दूसरा था बढ़ई का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, सुनार सोने का काम करने वाला सुनार, लोहे का काम करने वाला लुहार, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार, चमड़े का काम करने वाला मोची, खाना बनाने वाला हलवाई, बाल काटने वाला नाई, घर बनाने वाला राजमिस्त्री, कपड़ा बनाने वाला बुनकर, कपड़ों को रंग देने वाला रंगरेज, कपड़ों को धोने वाला धोबी, कपड़ों को सिलने वाला दर्जी, और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को सुंदर और स्वस्थ बनाने वाला वैद्य, और हमारे घरों में हमें धर्म के प्रति उन्मुख करने वाला और हमारे धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने वाला व्यक्ति पुरोहित कहा जाता था। और यह व्यक्ति कौन होते थे? तो यह व्यक्ति पारंपरिक संस्थानों में दक्ष होते थे, पारंपरिक रूप से आए होते थे। यह बढ़ई का न कोई कोर्स होता था, न सुनार का कोई कोर्स होता था, न लोहार का होता था, न कुम्हार का होता था, न बुनकर का होता था, न रंगरेज का होता था। किसी तरह की औपचारिक पढ़ाई इनकी नहीं होती थी, फिर भी ये लोग पाए जाते थे और अपने कामों में विशेष दक्ष होते थे, जो हमारे समाज में सामाजिक निर्माण भी करते थे, रोजगार भी पाते थे और किसी प्रकार की समस्याओं से मुक्त भी रहते थे। इनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग अपने परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करते थे और एक दूसरे में संक्रमित करते थे। कालांतर में क्या हुआ? कालांतर में इनको अपना काम सबसे पहली बात की पसंद नहीं आने लगा। इन हलवाहा को हलवाई का काम पसंद आने लगा। वह सोचा कि मैं हलवाई बन जाऊं, और आज यही देखा जाता है। एक हलवाहा जो है वो हलवाई का काम करता है, सुनार जो है वह लोहार का काम करने लग रहा है, मोची जो है राजमिस्त्री का काम करने लग रहा है, कुम्हार जो है वह रंगरेज का काम करने लग गया, जो दर्जी है वह आजकल मोची का काम करने लग गया। यह मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं, उत्पादन करने वाले लोग हैं, अभी इसी प्रकार इनका विभाजन हो गया। उन कंपनियों में ऐसा नहीं कहा जाता है कि अगर कपड़ा बनाने की कंपनी है तो बुनकर को रखेंगे, वो कहता है कोई आ जाए। और वह कोई कौन होता है? जो अपना काम छोड़ करके दूसरे के काम को महत्व देने लगा। तो दूसरे के काम को जब हम महत्व देने लग जाते हैं तब हमें अपने पारंपरिक ज्ञान का अभाव हो जाता है और बेरोजगारी सृजन में बढ़ावा होता है। इनमें सरकार की सब उपेक्षा इन लोगों के प्रति, इन संस्थानों के प्रति, समाज के प्रति, सामाजिक ताना बाना के प्रति इतनी हुई कि ये लोग अपने काम के प्रति असम्मान महसूस करने लगे। अच्छा, इसका एक दूसरा बड़ा कारण मैं जो मानता हूँ वह यह कारण है कि समाज में जो लोग हैं वे लोग भी आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान का अभाव प्रस्तुत करने लगे। इसलिए भी जो समाज है, समाज में ये जो लोग हैं जिनसे बेरोजगारी कम हुआ करती थी, वे लोग अपने आप को असम्मानित महसूस करने लगे और अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम करने लगे। इससे यह
मतलब निकलता है कि अगर हम सम्मान महसूस करें अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों में और अपने पारंपरिक कार्यों के प्रति अग्रसर हों, तो फिर बेरोजगारी की समस्या कमतर हो जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया में आज हम देखते हैं कि सरकार भी, जब चीन विवाद हुआ है तो कह रही है कि हम वोकल टू लोकल को बढ़ावा देंगे। वोकल टू लोकल का मतलब स्थानीय को प्रचारित करना, स्थानीय को महत्व देना और स्थानीय का प्रतिस्थापित करना। तो स्थानीय है क्या? स्थानीयता जो थी वह इन्हीं लोगों के कारण थी। ये कुल 15 संख्या मैं यहाँ रख पाया हूँ जो मुझे अभी तत्काल में समझ में आया, लेकिन आप लोगों के पास अगर यह विचार जाएगा तो ये 15 जो है 50 संख्या हो जाएगी, जो समाज में इस तरह के लोग थे जिनके द्वारा पारंपरिक रूप से प्राप्त ज्ञान समाज के दूसरे व्यक्तियों के लाभ के लिए होता था और बेरोजगारी की समस्या उससे कमतर हुआ करती थी। तो वोकल टू लोकल जो है वह इन्हीं लोगों को बढ़ावा देने की बात करता है। तो हम भी कोशिश करें कि हम इन्हीं लोगों की बढ़ावा दें, हम अपने सांस्थानिक चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश करें, उसमें गर्व महसूस करें और उसके लिए एक दूसरे को प्रेरित करें। और समाज जो है वह सरकार को बार बार यह अनुरोध करे कि आप अगर वोकल टू लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज सांस्थानिक संस्थाओं को महत्व देने के लिए सरकार को बाध्य करे, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी और केवल एक पीढ़ी में समाप्त नहीं होगी, वर्षों वर्षों कई पीढ़ियों में जाके समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इस प्रकार के जितने भी काम हैं इन लोगों की समाज में आज भी आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम मशीनों के द्वारा करते हैं। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सांस्थानिक पारंपरिक ज्ञान के प्रति सचेत रहें, उसको सोचें समझें, उसका प्रचार करें, जिससे बेरोजगारी की समस्या हमारे लिए भी कम हो, सरकार के लिए भी कम हो, समाज के लिए भी कम हो और हमारा पारंपरिक जो ज्ञान है वह स्थिर भी रहे, अक्षुण्ण भी रहे और हम सुखी भी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप इन बातों को सुनने के लिए। अगर इसमें कोई आप लोग कुछ जोड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मुझे इसके लिए सूचना दें। मैं अपने ज्ञान को, अनुभव को आप लोगों की बातों के साथ जोड़ूंगा और फिर कभी इन बातों को साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।